हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कानपुर विश्वविद्यालय की बीएड सेकेंड ईयर की और बीएड सेकेंड ईयर की जो पेपर थर्ड है उसकी हम बात करेंगे। और आज जो है आपका जो बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो में हम यूनिट 5 बात करेंगे। यूनिट 5 है प्रबंधन दृष्टिकोण शैक्षिक संगठन में संघर्ष और प्रबंधन। तो ये प्रबंधन की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अपना कोई सुझाव भी दे सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इकाई 5 है प्रबंधन दृष्टिकोण शैक्षिक संगठन में संघर्ष और प्रबंधन। इसका परिचय दिया है, आप लोग थ्योरी जो है पढ़ लेना। प्रबंधन क्या है, प्रबंधन के दृष्टिकोण के प्रकार कितने हैं, प्रबंधन के प्रकार जिनमें शास्त्रीय दृष्टिकोण, विज्ञान संबंधी प्रबंधन, और इसके बाद दिया है नौकरशाही प्रबंधन, मानव संबंधी दृष्टिकोण और मानव संबंध दृष्टिकोण। ये सभी प्रबंधन के प्रकार हैं। प्रणाली दृष्टिकोण। तो आप इस थ्योरी को वीडियो को स्पीड जो है कम करके आप देख सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद जो है आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पर आ जाइएगा। हम सीधे शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आप इसकी थ्योरी जो है आप पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जिससे आपका एमसीक्यू बहुत अच्छे हों। आज एक अच्छा नेता बनने के गुण क्या हैं, हेडिंग्स हैं और ऐसे बहुत सारी इसमें हेडिंग्स हैं इस टॉपिक में। आप टॉपिक को क्लियर करते हुए आगे बढ़िएगा। तो हम शुरू करते हैं, सीधे आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न पे। हम आपका समय नहीं लेंगे ज़्यादा, तो बहुविकल्पी प्रश्न पे आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अध्यापन के पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए परीक्षा में सफलता की उपलब्धि, स्कूल सुविधाओं का उचित उपयोग, पाठ्यक्रम से बाहर ले जाना, छात्र कल्याण की उन्नति। तो अध्यापन के पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि छात्र कल्याण की उन्नति। अध्यापन पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जिसमें सिर्फ क्या हो, छात्रों का कल्याण हो, छात्रों के कल्याण से उनकी उन्नति हो, उनका सर्वांगीण विकास हो। अगला है कि पर्यवेक्षण मुख्य रूप से होना चाहिए निर्माणात्मक और रचनात्मक, निवारक और सुधारात्मक, निर्माणात्मक और महत्वपूर्ण, निवारक और महत्वपूर्ण। तो पर्यवेक्षण मुख्य रूप से कैसा होना चाहिए, निर्माणात्मक और रचनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य सहायता करना है किसकी, विद्यार्थियों से निपटने में शिक्षक की, बच्चे अधिक प्रभावी ढंग से सीखें या तरीकों में सुधार करने में शिक्षक की, या छात्र को समझने में शिक्षक की। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, बच्चे अधिक प्रभावी ढंग से सीखे। पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य ये है कि बच्चे अधिक प्रभावी ढंग से सीख सकें। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्कूल प्रशासन में सबसे अधिक आलोचना यह है कि उन्हें प्रशंसा पसंद है, वे आलसी हैं, वे शिक्षक को नहीं जानते, वे नेतृत्व प्रदान करने में विफल हैं। तो स्कूल प्रशासन में सबसे अधिक आलोचना यह है कि वे नेतृत्व प्रदान करने में विफल हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं किसके प्रति, प्रधानाध्यापक के प्रति, माता पिता के प्रति, छात्र के प्रति, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक सीधे तौर पर प्रधानाध्यापक के प्रति जिम्मेदार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि दैनिक प्रार्थना करें, दैनिक बैठकें करें, बजट तैयार करें या अध्ययन के पाठ्यक्रम को संचालन में लाएं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी के अध्ययन के पाठ्यक्रम को संचालन में लाएं, उसे लागू करें। अगला है कि पर्यवेक्षक वह होता है जो निर्देश देता है, मैत्रीपूर्ण सहायता प्रदान करता है, कक्षाओं का निरीक्षण करता है, शिक्षण पद्धति की आलोचना करता है। तो पर्यवेक्षक वह होता है जो मैत्रीपूर्ण सहायता प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि प्रभावी पर्यवेक्षण द्वारा दर्शाया गया है क्या, शिक्षक और पर्यवेक्षकों के बीच अच्छे संबंध को, शिक्षकों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना, शिक्षण को उनके शिक्षण में सहायता करना, या शिक्षक के पाठों की आलोचना करना। तो प्रभावी पर्यवेक्षण द्वारा दर्शाया गया है कि शिक्षकों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 9 कि स्कूल की नीति निम्न द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए किसके द्वारा, नागरिक के द्वारा, प्रधानाध्यापक के द्वारा, नागरिक और शिक्षक के द्वारा, या पेशेवर शिक्षक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा नागरिक और शिक्षक के द्वारा। ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रचार की मुख्य जिम्मेदारी है क्या है, स्कूल रिकॉर्ड बनाए रखना, अनुशासन की समस्याओं को संभालना, निर्देशात्मक प्रयोग योजना में नेतृत्व प्रदान करना,
या प्रोग्राम किए गए मार्गदर्शन को व्यवस्थित और प्रशासित करना। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, निर्देशात्मक योजना में नेतृत्व प्रदान करना। इसका क्या है? प्रचार की मुख्य जिम्मेदारी है। प्रजातांत्रिक रवैये का संकेत है तो कौन सा? तो उपयुक्त सभी। प्रजातंत्र में भागीदारी भी होती है, सहयोग और समान अधिकार भी होते हैं। अगला दिया है कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा में अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। किसको? राष्ट्रीय आयोग फाउंडेशन को, उच्च शिक्षा आयोग को, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को क्या बनाया जाएगा? NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा में अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ध्यान से इनको समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आने की बहुत संभावना है। हम आपके लिए 100 जो आपके एग्ज़ाम का जो पेपर का पैटर्न है, 100 प्रश्न एक पेपर में आते हैं, तो उसके अनुसार हम मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना है? 25%, 30%, 40% और 50%। कि कितने प्रतिशत तक? 50% तक बढ़ाया जाना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन का कार्य है अनुदेशात्मक कार्य, गैर अनुदेशात्मक कार्य, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि अच्छे शैक्षिक वातावरण का प्रावधान है गैर निर्देशात्मक कार्य, निर्देशात्मक कार्य, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अच्छे शैक्षिक वातावरण का प्रावधान क्या है? गैर निर्देशात्मक कार्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रशासन के मुख्य प्रकार हैं 1, 2, 3 या 4। तो कितने हैं? 3 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा शासन का प्रकार नहीं है? प्रशासन का प्रकार नहीं है। कौन सा? सत्तावादी, निर्देशात्मक, लाइसेंस फेयर प्रशासन, लोकतांत्रिक प्रशासन। तो कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? तो निर्देशात्मक प्रशासन जो है प्रशासन का प्रकार नहीं है। अगला है कि जो आधिकारिक प्रशासन की विशेषता नहीं है, साझा करना, अशिष्टता, सख्त अनुशासन, अधीनस्थों का दमन। आधिकारिक प्रशासन की विशेषता क्या नहीं है? कि साझा करना। आधिकारिक प्रशासन में साझा नहीं होता है। अगला है बाकी तीनों विशेषताएं होती हैं आधिकारिक प्रशासन की। अगला प्रश्न है कि आधिकारिक प्रशासन किस पर आधारित है? पारस्परिक साझाकरण पर, गैर हस्तक्षेप पर या तानाशाही पर। तो आधिकारिक प्रशासन तानाशाही पर आधारित होता है। अगला है कि लोकतांत्रिक प्रशासन किस पर आधारित है? आपसी साझेदारी पर, तानाशाही पर, गैर हस्तक्षेप या कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक प्रशासन किस पर आधारित होता है? आपसी साझेदारी। इसका नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लाइसेंस फेयर प्रशासन पर आधारित है किस पर? पारस्परिक साझाकरण, गैर हस्तक्षेप, तानाशाही और कोई नहीं। तो लाइसेंस फेयर प्रशासन जो है गैर हस्तक्षेप पर आधारित है। अगला है कि जून 2017 में नवगठित मसौदा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? वसुधा कामत, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, KJ अल्फोंस, डॉक्टर रामशंकर कुरिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2017 में गठित नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन थे इसके अध्यक्ष। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई उसके अध्यक्ष कौन थे। अगला है कि किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed होने जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ऑप्शन दिए हैं 2021, 2025, 2028, 2030। तो किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed होने जा रही है? तो 2030 तक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2030 तक 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed होने जा रहा है। अगला है जिम्मेदारी की भावना की परवाह नहीं है किसमें? लाइसेंस फेयर प्रशासन में, निर्देशात्मक प्रशासन में, सत्तावादी प्रशासन में, लोकतांत्रिक प्रशासन में। तो किसमें नहीं है? तो लाइसेंस फेयर प्रशासन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ है बेहतर प्रयास और सेवाएं, बेहतर ज्ञान और सेवा, बेहतर ज्ञान और शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो बेहतर ज्ञान और शक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पर्यवेक्षण शिक्षक को नियंत्रित करने के लिए नहीं बल्कि सहकारी रूप से काम करने के लिए है। उक्त कथन है किसका? होय और फोर्सिथ का, ग्लैडथॉर्न का, ग्लिकमैन का या हैरिस का। किसका? होय और
4 सीट का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पर्यवेक्षण सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? प्रिंसिपल द्वारा, शिक्षक द्वारा, माता पिता द्वारा, समाज द्वारा। इसके द्वारा किया जाता है तो प्रिंसिपल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि एक स्कूल कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसका आकलन है क्या? प्रशासन, पर्यवेक्षण, निरीक्षण या उपरोक्त सभी। तो निरीक्षण इसका क्या है? एक स्कूल अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसका आकलन क्या है? उसका निरीक्षण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने मई 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, रीना रे, श्री संजय धोत्रे। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। नई शिक्षा नीति के विकास के लिए मई 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसके बाद डॉक्टर के कस्तूरीरंगन को नई एजुकेशन पॉलिसी का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है NEP 2020 में वर्तमान 10+2 प्रणाली को एक नई पाठ्यचर्या संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना या नई पाठ्यचर्या क्या है? बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप करंट से रिलेटेड हैं, हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड हैं, तो आप बहुत अच्छे से इनको समझिए। तो इसके ऑप्शन क्या होगा? 3+4+4+5 या 5+3+3+4, 4+3+3+5 या 5+4+3+3। तो हमारी जो 10+2 संरचना थी, यानी कि 10 के 10 2 12, यानी कि हाई स्कूल और इंटर थी, उसे किस में बदल दिया गया? तो 5+3+3+4 यानी कि इस कोर्स में बदल दिया गया। अब ये हमारी संरचना, नई संरचना हमारी एजुकेशन की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी है 5+3+3+4। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ा सकेंगे। किस ग्रेड तक? ग्रेड 3 तक, ग्रेड 4 तक, ग्रेड 5 तक, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेड 5 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्यवस्था करना भाग है, किसका भाग है? योजना का, आयोजन का, कमांडिंग का या समन्वय का। तो व्यवस्था करना किसका भाग है? आयोजन का भाग है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है योजनाओं और निर्णयों का क्रियान्वयन किसका भाग है? योजना का, आयोजन का, कमांडिंग का, समन्वय या कमांडिंग का। तो किसका भाग है? तो कमांडिंग का भाग। योजनाओं और निर्णयों का क्रियान्वयन कमांडिंग का भाग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कार्यक्रम के तत्वों में समर्थता लाना है। योजना, कमांडिंग, आयोजन, समन्वय या कमांडिंग। तो ऑप्शन नंबर सी कार्यक्रम के तत्वों में समर्थता लाना क्या है? समन्वय है। अगला कि स्कूल के बजट में शामिल है गैर विकास व्यय, विकास व्यय और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो स्कूल के बजट में क्या शामिल है? दोनों है, यानी कि विकास व्यय और गैर विकास व्यय। BM का अर्थ क्या है? BM का अर्थ क्या है? बजट मनी या बजट मैनुअल, बजट सामग्री या बजट निगरानी। तो बजट मैनुअल है। BM का अर्थ क्या है? बजट मैनुअल है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गैर विकास बजट में शामिल है क्या? भवन का रखरखाव, चल रहे परिशिष्ट, वेतन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी क्या है? गैर विकास बजट में शामिल हैं। अगला प्रश्न दिया है कि नई पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं आदि का निर्माण किया जाता है गैर विकास बजट से, विकास बजट से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? विकास बजट से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेतृत्व क्षमता है, नेतृत्व क्षमता है क्या? संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो नेतृत्व क्षमता क्या है? कि उपरोक्त तीनों सही हैं। अगला है कि कर्मचारी विकास का अर्थ है प्रशिक्षण कर्मचारी, भर्ती कर्मचारी, स्टाफ बढ़ाना या स्टाफ कम करना। तो कर्मचारी विकास का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रशिक्षण कर्मचारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विभिन्न विकल्पों में से एक कार्यविधि का चयन करना है। निर्णय लेना, समन्वय है, आयोजन होगा या योजना होगी। तो क्या होगा? निर्णय लेना। एक कार्यविधि का चयन क्या होता है? निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? टेरी और फ्रैंकलिन को, हेनरी फेयल को, फ्रेडरिक टायलर को या एल्टन मेयो को। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक टायलर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि परिचालन प्रबंधन सिद्धांत के जनक कौन हैं? टेरी और फ्रैंकलिन, हेनरी फेयोल, फ्रेडरिक टायलर, एल्टन मेयो। तो परिचालन प्रबंधन सिद्धांत के जनक कौन है? तो हेनरी फेयोल है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आप कक्षा गतिविधि में विद्यार्थियों की भागीदारी को कैसे सुधारेंगे? लिखित असाइनमेंट देकर, समूह गतिविधि और रिपोर्टिंग द्वारा, परीक्षण आयोजित करके, पाठ्य जानकारी बढ़ाकर या पढ़कर। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा पाठ्य समूह और
समूह गतिविधि और रिपोर्टिंग द्वारा। अगला दिया है, किस प्रकार के शिक्षकों की सराहना की जाती है? आकर्षक व्यक्तित्व के साथ, जो अपने छात्रों पर सख्त नियंत्रण रखता है, वह जो छात्रों की समस्याओं को समझता है, उनकी मदद करता है, मैत्रीपूर्ण। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी कि वह जो छात्रों की समस्याओं को समझता है और उनकी मदद करता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 46 नंबर दिया है कि विकल्पों का विकास करना किसका चरण है? योजना का, संगठन का, दिशा का या नियंत्रण का? तो किसका चरण है? योजना का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, योजना। अगला है कि दी गई अवधि में धन कैसे प्राप्त और खर्च किया जाएगा? रसीद, बजट, आवंटन और व्यय, किसमें लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, बजट में आय और व्यय का लेखा जोखा पूरा होता है, ये बजट होगा। अगला है 48 नंबर है कि पर्यवेक्षण के प्रकार उत्साहजनक, विविधता, मौलिकता और स्वतंत्र प्रयोग है। क्या है? रचनात्मक, सुधारात्मक, निवारक और निर्माण। तो ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नौकरशाही सिद्धांत की वकालत किसने की? किसने की? हेनरी फ्योल ने, कैंपबेल ने, मैक्स वेबर ने या हर्जबर्ग ने? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए ये रिपीट हो रहे हैं। तो आप दोस्तों आप इसको अच्छे से तैयार रखना, ताकि आपका स्कोर जो है बहुत अच्छा जाए। तो मैक्स वेबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निर्देशन के अनुरूप होना चाहिए क्या? प्रक्रियाएं, नौकरी विवरण, संगठनात्मक नीतियां, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रक्रियाएं, नौकरी विवरण और संगठनात्मक नीतियां ये निर्देशन के रूप में अनुरूप होनी चाहिए। अगला है कि नई भर्ती के मामले में परीक्षा अवधि कितनी है? तो 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल? तो कितनी है? 3 साल है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि एक संगठन में प्रत्यायोजी शक्ति है क्या? नियंत्रण, कमांड, केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण? तो कौन सी प्रत्यायोजी शक्ति है? विकेंद्रीकरण, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, इसकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रबंधन के आधुनिक सिद्धांत के जनक हैं कौन? हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर, गुलिग या टायलर? तो प्रबंधन के आधुनिक सिद्धांत के जनक कौन है? तो हेनरी फ्योल है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है EFA कार्यक्रम में शामिल है क्या? स्कूली के प्रशासन में सुधार, सभी को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, निरक्षरता को दूर करना, गरीबी को दूर करना। तो EFA कार्यक्रम में शामिल क्या है? कि सभी को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डैश दिया है, फिर वयस्क साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है, कौन सा? सीखने के लिए समय का लचीलापन, साक्षरता और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण, काम से संबंधित साक्षरता किट प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि एक शिक्षक कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या कर सकता है? एक शिक्षक कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या कर सकता है? पाठ में रुचि विकसित करना, विषय का ज्ञान प्रदान करना, तनाव कम करना और सीखने को रचनात्मक बनाना, उच्च उपलब्धि स्तर निर्धारित करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, तनाव कम करना और सीखने को रचनात्मक बनाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूसरों को निर्देशित करने की प्रक्रिया है क्या? प्रबंधन, नेतृत्व, संचार या कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए प्रबंध इसकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि आपकी कक्षा का एक छात्र चोरी करने का दोषी है, आप क्या करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करेंगे? व्यवहार का कारण खोजें और चोरी के प्रभावों की व्याख्या करें, बच्चे को दंड देना और चुकाना, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे या बच्चे को पुलिस को भेजें। तो क्या होगा कि व्यवहार का कारण, यानी कि बच्चे ने चोरी क्यों की और उसके चोरी के प्रभाव क्या होंगे, उसकी व्याख्या करना, यानी कि उसे बताना कि या चोरी करने से आपके लिए क्या क्या हानियाँ आपकी हो सकती हैं, क्या क्या आपके लिए नुकसान हो सकते हैं। अगला है कि औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, कौन सी? उच्च और निम्न प्राप्तकर्ताओं की तुलना करना, अनुशासन आधारित सामग्री सीखना, स्वपुस्तक सीखना, शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो कौन सी औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो स्वपुस्तक सीखना, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, समूह में व्यक्ति को निर्देशन और समन्वय का कार्य दिया गया है, गाइड, नेता, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो डी पर्यवेक्षक, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, 2 या 2 से अधिक विकल्पों के बीच किए गए विकल्प को कहा जाता है निर्णय, रिपोर्टिंग, धारणा या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहा जाता है? तो निर्णय कहा जाता है, नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, रोकड़ बही का रखरखाव किया जाता है किसके द्वारा? EDO के द्वारा, DDO के द्वारा, DEO के द्वारा या उप DEO के द्वारा? तो किसके द्वारा? DDO के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सत्तावादी मॉडल किसके लिए अधिक उपयुक्त है? आत्मविश्वास,
अनुशासन, उपलब्ध या सुधार। तो सत्तावादी मॉडल किसके लिए अधिक उपयुक्त है, तो वो अनुशासन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षक के वेतन और भत्ते सामूहिक रूप से लिखे जाते हैं कैश रजिस्टर में, एक्वाइंटेंस रोल में, आकस्मिक रजिस्टर में या कोई नहीं। तो कैश रजिस्टर में शिक्षक के वेतन और भत्ते सामूहिक रूप से लिखे जाते हैं। अगला, कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरे को प्रेरित करना है, क्या योजना, नेतृत्व, आयोजन या नियंत्रण। तो क्या है वो नेतृत्व है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर नेतृत्व है। अगला है कि गतिविधियों का एक कार्यक्रम जिसे शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है क्या पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम सीखना है या निर्देश देना। तो क्या है वो पाठ्यक्रम है। ऑप्शन नंबर बी पाठ्यक्रम राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नेतृत्व के गुणों वाला व्यक्ति है कौन सा, नेता, अधिकारी, प्रबंधक या प्रशासक। तो नेतृत्व के गुणों वाला व्यक्ति कौन होता है, तो नेता होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 68 दिया है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया कहलाती है क्या मूल्यांकन, बजटिंग, प्रदर्शन, प्रलेखन। तो क्या कहलाती है निर्णय लेने की प्रक्रिया, मूल्यांकन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अच्छे योजनाकार की विशेषताएं हैं निर्माता, प्रेरक, आशावादी और उपरोक्त सभी। तो अच्छे योजनाकार की विशेषता कौन सी है, उपरोक्त सभी है। जो वो एक क्या होता है, निर्माता होता है, प्रेरक होता है और आशावादी होता है। अगला है कि ई और डी नियमों का क्या अर्थ है, ई और डी नियमों का क्या अर्थ है, दक्षता और कर्तव्य नियम, दक्षता और अनुशासन नियम, दक्षता और विभाग नियम या इनमें से कोई नहीं। तो ई और डी नियमों का क्या अर्थ है, तो दक्षता और अनुशासन नियम, यानी कि ई का मतलब हो जाएगा इफेक्टिवनेस या इफिशियंसी, या डी का हो जाएगा डिसिप्लिन। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि ADP का संक्षिप्त रूप है वार्षिक कर्तव्य कार्यक्रम, वार्षिक बहस कार्यक्रम, वार्षिक प्रदर्शन का वार्षिक विभाजन, वार्षिक विकास कार्यक्रम। तो ADP का अर्थ क्या हो जाएगा, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि वार्षिक विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सत्ता एक या कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित है तो क्या कहलाएगा, नियंत्रण, कमांड, केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण। तो क्या कहलाएगा, केंद्रीकरण कहलाएगा, सेंट्रलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रशासन के लिए केंद्रीय क्या है, संगठन, समन्वय, संचार या निर्णय लेना। तो प्रशासन के लिए केंद्रीय क्या है, निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पोस्टडीर में आर का अर्थ है, पोस्टडीर में आर का अर्थ है क्या, उत्तर, रिस्पॉन्स या रिपोर्टिंग या रिप्रेजेंटेशन या रिएक्शन, यानी प्रतिक्रिया उत्तर। तो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग। ऑप्शन नंबर बी आर का अर्थ क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि SNE का संक्षिप्त रूप है नई प्रविष्टि की प्रणाली, नई प्रविष्टि की अनुसूची, नए अनुभव की अनुसूची या नए वे की अनुसूची। तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया है बी, नई प्रविष्टि की अनुसूची, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि स्कूल प्रशासन के स्तर का सबसे अच्छा अंदाजा लगाया जा सकता है प्रधान शिक्षक, सुंदर इमारत, सीखना बाहर आता है, शिक्षक छात्र संबंध। तो स्कूल प्रशासन के स्तर का सबसे अच्छा अंदाजा लगाया जा सकता है सीखना बाहर आता है, यानी कि क्या सीखकर बच्चा बाहर आता है, छात्र क्या सीखकर बाहर आता है। ये इसके स्तर से सबसे अच्छा अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूल का प्रशासन कैसा है। अगला है कि एक्विटेंस रोल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, स्टॉक के लिए, सरकारी अनुदान के लिए, वे के लिए या वेतन संवितरण के लिए। तो इस एक्विटेंस रोल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वेतन संवितरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्पादकता में संगठनात्मक संसाधन किस हद तक योगदान करते हैं, आउटपुट, उत्पादन, दक्षता या प्रभावशीलता। तो किस हद तक, तो दक्षता के स्तर तक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी दक्षता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सभी लेन देन किस रजिस्टर में दर्ज किए जाने चाहिए, नगद, फंड, शुल्क, निकासी के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए नगद, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षक के विकास में समन्वय, उत्तेजना और निर्देशन का उद्देश्य है क्या, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, प्रबंधन या प्रशासन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए निरीक्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निरीक्षण की अवधारणा को सबसे पहले पेश किया गया था इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, चीन में या भारत में। तो किसमें किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में निरीक्षण की अवधारणा को सबसे पहले इंग्लैंड में पेश किया गया था, ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि बजट बनाना किसका अनुमान है, आय और व्यय का, आय और निवेश का, निवेश का या उपरोक्त सभी का। तो बजट बनाना किसका है, बजट में क्या होता है, आय और व्यय का लेखा जोखा रखा जाता है।
अगला है कि कर्मचारियों के प्रदर्शन का अधिकृत व्यक्ति कौन है? प्रधान शिक्षक, शिक्षक, छात्र या क्लर्क। तो कर्मचारियों के प्रदर्शन का अधिकृत व्यक्ति क्या है? प्रधान शिक्षक अधिकृत व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्यवहार के नमूने को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है क्या? टेस्ट, मूल्यांकन, आकलन या मापन। तो व्यवहार के नमूने को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? टेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि छात्र के प्रदर्शन के मात्रात्मक विवरण तक सीमित है क्या? टेस्ट, मूल्यांकन, आकलन या मापन। तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी मापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मूल्यांकन का उद्देश्य बनाना है क्या? राय, पसंद, निर्णय या भविष्यवाणी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका निर्णय राइट आंसर है। अगला दिया है 87 नंबर प्रश्न है कि मूल्यांकन का उद्देश्य शैक्षिक के बारे में निर्णय करना है। आयु, मात्रा, गुणवत्ता, समय, अवधि। तो ऑप्शन नंबर सी गुणवत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 88 है कि सीखने की प्रगति की निगरानी करने वाला मूल्यांकन है रचनात्मक मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या नैदानिक मूल्यांकन। तो कौन सा हो जाएगा? वो सीखने की प्रगति की निगरानी करने वाला मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अगला है कि सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है क्या? टेस्ट, मूल्यांकन, आकलन या मापन। तो कौन सी प्रक्रिया है? टेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया है टेस्ट के द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा, आकलन के द्वारा या मापन के द्वारा। तो संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? मापन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रश्नों का योग है क्या? टेस्ट, मूल्यांकन, आकलन या मापन। तो टेस्ट जो है प्रश्नों का योग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। माप में पहला कदम है, ऑप्शंस दिए हैं, क्या मापने का निर्णय, परीक्षण का विकास, परीक्षण का प्रशासन या कोई नहीं। तो माप में पहला कदम क्या होता है कि क्या मापना है। तो यानी क्या मापने का निर्णय ही माप का पहला कदम है। अगला है कि रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्र की प्रगति की निगरानी, क्या मापना है इसका निर्णय, परीक्षण का विकास, परीक्षण का प्रशासन। तो क्या मापना है इसका निर्णय क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन का प्रथम उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। अगला है 94 नंबर है कि निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है। निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है तो क्या? रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक आकलन या प्लेसमेंट आकलन। तो निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना क्या है? योगात्मक आकलन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि कौन सा विषय अतीत के वर्तमान के योगदान की व्याख्या और सराहना करता है? अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास या समाजशास्त्र। तो कौन सा विषय? तो इतिहास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर इतिहास हो जाएगा। अगला है कि वैदिक काल में शिक्षा थी कहाँ कैसी थी? रियासतों और ब्राह्मणों तक सीमित थी, गुरुकुलों में एक ऋषि द्वारा दिया गया, असमानता को दूर करने के लिए या ज़्यादातर संस्कृत में। तो गुरुकुलों में एक ऋषि के द्वारा दी गई शिक्षा थी। वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी? गुरुकुलों में एक ऋषि के द्वारा दी गई शिक्षा थी। अगला है सीखने में स्थायी कठिनाइयों की जाँच की जाती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट में, फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्लेसमेंट आकलन या योगात्मक आकलन। तो ऑप्शन नंबर ए डायग्नोस्टिक असेसमेंट में की जाती है। अगला है कि अर्थ में व्यापक है क्या? उद्देश्य, उद्देश्य पूर्वक, विशिष्ट उद्देश्य या निर्देशात्मक उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य क्या है? अर्थ में व्यापक है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर है कि व्यक्ति की योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है कौन सी? सामान्य प्रदर्शन परीक्षण, विशिष्ट प्रदर्शन परीक्षण, मानदंड प्रदर्शन परीक्षण या अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। तो व्यक्ति की योग्यताओं और निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि मानक संदर्भित परीक्षण में तुलना किसके बीच होती है? मानक संदर्भित परीक्षण में तुलना किसके बीच होती है? क्षेत्र के, समूह के, ब्याज के या व्यक्ति के। तो किसके बीच होती है? तो व्यक्ति के बीच होती है। तो नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के किस प्रकार के प्रश्न में अंक अधिक विश्वसनीय होंगे? किस प्रकार के प्रश्न में? निबंध में, समापन में, बहुविकल्पी प्रश्न में या संक्षिप्त उत्तर में। तो किस प्रकार के प्रश्न में अंक अधिक विश्वसनीय होंगे? तो बहुविकल्पी प्रश्न में अंक जो है अधिक विश्वसनीय होंगे। इंद्रियों के विकसित होने का क्या मतलब है या क्या महत्व है? सर्वांगीण मानसिक विकास के लिए, खुशी प्राप्त करने के लिए, अन्य शिक्षाएं उन पर निर्भर करती हैं, शारीरिक
भलाई के लिए। तो इंद्रियों के विकास होने का क्या महत्व है? शारीरिक भलाई के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का निबंध प्रकार पर लाभ होता है क्योंकि ऐसे प्रश्न चिन्हित करना आसान है, हल करना आसान है या तैयार करना आसान है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के प्रश्न क्या है? ये चिन्हित करना आसान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि एक शिक्षक को आदर्शवादी और उदाहरण क्यों स्थापित करना चाहिए? क्यों? तो छात्रों के पास मूल्य नहीं है क्या, इसलिए? या छात्र आमतौर पर शिक्षक की नकल करते हैं, इसलिए? या शिक्षक एक पितृ आकृति है, या शिक्षक एक वयस्क है? क्या होता है कि छात्र आमतौर पर क्या करते हैं? शिक्षक की नकल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कुछ पैटर्न के निर्माण से जुड़े परीक्षण को क्या कहा जाता है? शैक्षिक परीक्षण, खुफिया परीक्षण, प्रदर्शन परीक्षण या कोई नहीं? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, प्रदर्शन परीक्षण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि 106 नंबर है कि धीमी गति से सीखने वालों के लिए उपयुक्त है क्या? रचनात्मक लेखांकन, रटकर सीखना, एक क्रिया की यांत्रिक पुनरावृत्ति या भूमिका निभाना? तो रटकर सीखना क्या है? धीमी गति से सीखने वालों के लिए उपयुक्त है। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है कि वस्तुनिष्ठ व्यवहार बनाने के लिए आप किस उपयुक्त क्रिया का प्रयोग करेंगे? तो जानने के लिए, निर्माण करने के लिए, सराहना करने के लिए या समझने के लिए? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, निर्माण करने के लिए। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शिक्षक के निर्देश के उद्देश्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्देश्यों को क्या कहा जाता है? प्राप्ति, निर्देशात्मक, प्रदर्शन या कोई नहीं? तो क्या कहा जाता है? तो निर्देशात्मक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षक द्वारा देखे गए छात्र के सक्रिय व्यवहार का चल विवरण है क्या? उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, आत्मकथा, क्रियात्मक व्यवहार या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 110 नंबर है कि कक्षा शिक्षक के साथ बहुत लोकप्रिय परीक्षण है। मिलान, सही गलत परीक्षण, एकाधिक विकल्प, पूर्णतया परीक्षण? तो कक्षा शिक्षक के साथ बहुत लोकप्रिय परीक्षण क्या है? एकाधिक विकल्प। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि योगात्मक मूल्यांकन के अक्सर उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं कौन से? टेस्ट, दैनिक असाइनमेंट, शिक्षक अवलोकन, इनमें से कोई नहीं? तो कौन से हैं? तो टेस्ट ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है योगात्मक मूल्यांकन है कौन सा? सतत मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, प्रमाणित निर्णय, इनमें से कोई नहीं? तो योगात्मक मूल्यांकन एक प्रमाणित निर्णय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच का अंतर है क्या? रेंज, मोड, माध्य, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए रेंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 114 नंबर दिया है कि एक वर्ग अंतराल में पड़े अंकों की संख्या है क्या? आवृत्तियां, चतुर्थांक, मध्य बिंदु है या वर्ग है? तो ऑप्शन नंबर ए आवृत्तियां इसका क्या है? एक वर्ग अंतराल में पड़े अंकों की संख्या आवृत्तियां हैं। व्यवसाय का चुनाव किस पर निर्भर करता है? प्रवेश में आसानी, व्यवसाय द्वारा उत्पन्न आय, शिक्षार्थी की रुचि और कौशल, एक छात्र ने स्कूल में सीखा विषय, एक छात्र का स्कूल में सीखा विषय। तो व्यवसाय का चुनाव क्या है? शिक्षार्थी की रुचि और कौशल, इस पर निर्भर करता है। अगला है कि किस प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता बढ़ रही है? एकाधिक प्रकार के प्रश्न, असंरचित निबंध, संरचित निबंध या संक्षिप्त उत्तर? तो किस प्रकार के अंकन की वस्तुनिष्ठता बढ़ रही है? तो एकाधिक प्रकार के प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 117 प्रश्न नंबर दिया है। 117 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मानकीकृत परीक्षण पर सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रारूप है संक्षिप्त उत्तर, संरचित निबंध, असंरचित निबंध या एकाधिक प्रकार के प्रश्न? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी एकाधिक प्रकार के निबंध, एकाधिक प्रकार के प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विश्वसनीयता के साथ किन प्रश्नों को चिन्हित करना कठिन है? संक्षिप्त उत्तर को, संरचित निबंध को या असंरचित निबंध को या एकाधिक प्रकार के प्रश्न को? तो ऑप्शन नंबर सी है, असंरचित निबंध को चिन्हित करना कठिन है। अगला है कि मापने के लिए प्रक्षेपी तकनीकों का उपयोग किया जाता है क्या? मापने के लिए प्रतिभा, व्यक्तित्व, ज्ञान और योग्यता? तो क्या मापने के लिए? व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि एक निश्चित मानदंड पर भविष्यवाणी के लिए परीक्षण को क्या कहा जाता है? ज्ञान, व्यक्तित्व, इंटेलिजेंस, योग्यता,
परीक्षण क्या कहा जाता है? योग्यता परीक्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुमान लगाने के लिए खुदर रिचर्डसन पद्धति का उपयोग किया जाता है। क्या अनुमान लगाने के लिए? वैधता, विश्वसनीयता, प्रयोज्यता या निष्पक्षता। तो ऑप्शन नंबर बी विश्वसनीयता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों प्रश्न की डेटा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला मान है। माध्य, बहुलक, मध्य या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी मध्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि परीक्षण मापता है कि हम क्या मापने का इरादा रखते हैं। परीक्षण की इस गुणवत्ता को कहा जाता है क्या? वैधता, प्रयोज्यता, विश्वसनीयता या निष्पक्षता। तो क्या कहा जाता है? तो वैधता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 124 नंबर है कि एक प्रतिनिधि प्राप्त करने में एक परीक्षण की लंबाई एक महत्वपूर्ण कारक है। क्या? माध्य, बहुलक, मध्य या नमूना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नमूना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अन्य छात्रों के साथ छात्र के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए किए गए परीक्षण को क्या कहा जाता है? उपलब्धि, सामान्य संदर्भ, मानदंड संदर्भ या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सामान्य संदर्भ कहा जाता है। योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है कार्यक्रम की शुरुआत में, कार्यक्रम के बीच में, कार्यक्रम के अंत में या इनमें से कोई नहीं। तो योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कार्यक्रम के अंत में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सामान्य वक्र की उपस्थिति किससे मिलती जुलती है? वी से या यू से या बेल से या कोई नहीं। तो बेल से, किससे? बेल से मिलती जुलती है। अगला है कि 128 नंबर प्रश्न दिया है कि विनिर्देश की तालिका का वैकल्पिक नाम है टेस्ट स्कोरिंग, टेस्ट ब्लूप्रिंट, टेस्ट निर्माण, टेस्ट प्रशासन। तो विनिर्देश की तालिका का वैकल्पिक नाम क्या है? टेस्ट ब्लूप्रिंट या ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विनिर्देश की तालिका किसमें मदद करती है? टेस्ट स्कोरिंग में, टेस्ट निर्माण में, परीक्षण विकास में, परीक्षण प्रशासन में। तो विनिर्देश की तालिका किसमें मदद करती है? तो परीक्षण विकास में मदद करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आपूर्ति प्रकार परीक्षण मद है। आपूर्ति प्रकार परीक्षण मद है क्या? MCQ आइटम, मिलान आइटम, सही या गलत आइटम या पूर्णता आइटम। तो ऑप्शन नंबर डी पूर्णता आइटम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जनरेशन गैप को संदर्भित करता है किसको? किशोरों के लिए वयस्कों का रवैया, विभिन्न आयु वर्गों के मूल्यों में अंतर, किशोरों की समस्याएं, किशोरों की बढ़ती जागरूकता। तो जनरेशन गैप किसको संदर्भित करता है? तो विभिन्न आयु समूहों के मूल्यों में अंतर को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 132 नंबर है कि आइटम से मेल खाने वाले कितने कॉलम हैं? 1, 2, 3 या 4। तो आइटम से मेल खाने वाले कितने कॉलम हैं? तो वो हैं 2 कॉलम। ऑप्शन नंबर बी 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कॉलम में जिस मद के लिए मिलान मांगा गया है वह है परिसर, प्रतिक्रिया, विनाशक या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका परिसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दो चीज़ों के बीच संबंध की पहचान किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? मिलान आइटम के द्वारा, MCQ आइटम के द्वारा, सही या गलत आइटम के द्वारा, पूर्णता आइटम के द्वारा। तो मिलान आइटम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 135 नंबर है कि MCQ में सही विकल्प है उत्तर, परिसर, प्रतिक्रिया, विनाशक। तो MCQ में सही विकल्प क्या होगा? तो उत्तर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर है। अगला है कि MCQ में गलत विकल्प है कौन सा? उत्तर, परिसर, प्रतिक्रिया या विनाशक। तो MCQ में गलत विकल्प क्या हो जाएगा? विनाशक राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण वस्तु है MCQ आइटम, मिलान आइटम, सही या गलत आइटम या पूर्णता आइटम। तो सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण वस्तु क्या है? तो MCQ आइटम। MCQ सबसे ज़्यादा क्या है? लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निबंध के किस प्रकार की सामग्री सीमित है? निबंध के किस प्रकार की सामग्री सीमित है? MCQ आइटम की, मिलान आइटम की, प्रतिबंधित प्रतिक्रिया प्रश्न, विस्तारित प्रतिक्रिया प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर डी विस्तारित प्रतिक्रिया प्रश्न ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मदों का विश्लेषण आवश्यक है। मदों का विश्लेषण आवश्यक है किसमें? निबंध प्रकार परीक्षण में, मानकीकृत परीक्षण में या वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण में या सामान्य संदर्भित परीक्षण में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि कौन सा एक उद्देश्य से परीक्षण का प्रकार नहीं है? निबंध प्रकार परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण, वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण या मानक संदर्भित परीक्षण। तो कौन सा एक उद्देश्य परीक्षण का प्रकार नहीं है? तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निबंध प्रकार परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विधि द्वारा परीक्षण का प्रकार है निबंध प्रकार परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण, वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण या मानक संदर्भित परीक्षण। तो कौन सा है वो? ऑप्शन नंबर सी, वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि छात्र के प्रदर्शन की तुलना अन्य छात्रों के साथ की जाती है निबंध प्रकार परीक्षण में, मानकीकृत परीक्षण में, वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण में या सामान्य संदर्भित परीक्षण में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, सामान्य संदर्भित परीक्षण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कार्यों से की जाती है निबंध प्रकार परीक्षण में, मानकीकृत परीक्षण में, मानदंड सम्मानित परीक्षण में या मानक संदर्भित परीक्षण में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका मानदंड सम्मानित परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 144 नंबर है कि छात्रों के सीखने के परिणाम को मापने वाला परीक्षण है योग्यता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, मानदंड सम्मानित परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण। तो कौन सा है? तो उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करने के लिए डिजाइन किए गए परीक्षण हैं योग्यता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, मानदंड सम्मानित परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण। तो कौन से परीक्षण हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, मान योग्यता परीक्षण इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 146 नंबर है कि आधुनिक बुद्धिमान परीक्षणों के संस्थापक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे, आपका स्कोर बहुत अच्छा हो। तो अल्फ्रेड बिनेट है, गुलफोर्ड हैं, स्टर्न हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो आधुनिक बुद्धिमान परीक्षणों के संस्थापक कौन है? अल्फ्रेड बिनेट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईक्यू निर्धारित करने का सूत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा, गुलफोर्ड के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इन आईक्यू निर्धारित करने का सूत्र स्टर्न के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि समान शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्र का आईक्यू होगा कितना? 140, 120, 100 या 50। तो समान शारीरिक और मानसिक आयु वाले छात्रों का आईक्यू क्या होगा छात्र का? तो वो होगा 100 होगा। ऑप्शन नंबर सी 100 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 12 वर्ष मानसिक आयु और 10 वर्ष की शारीरिक आयु वाले छात्र का आईक्यू होगा कितना? 140, 120, 100 या 90। कितना होगा? तो 120। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 120 हो जाएगा। अगला है कि 150 नंबर प्रश्न है कि परीक्षण की गुणवत्ता जो मापती है, जो मापने का दावा करती है, वह है वैधता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता या भिन्नता। तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए वैधता है। ऑप्शन नंबर ए इसका वैधता राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 151 नंबर है कि उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों और कम उपलब्धि प्राप्त करने वालों के बीच भेदभाव करने के लिए एक परीक्षण की विशेषता है क्या? वैधता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता या भिन्नता। तो क्या है? भिन्नता। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर भिन्नता हो जाएगा। अगला है कि यदि किसी भी कारक द्वारा परीक्षण के स्कोरिंग को प्रभावित नहीं किया जाता है तो परीक्षण की गुणवत्ता को क्या कहा जाता है? वैधता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता या भिन्नता। क्या कहा जाता है? तो निष्पक्षता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा निष्पक्षता। अगला प्रश्न देखते हैं 153 नंबर है कि विभिन्न अवसरों पर प्रशासित होने पर समान अंक देने के लिए परीक्षण की गुणवत्ता क्या है? वैधता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता या भिन्नता। तो क्या है वो? ऑप्शन नंबर सी विश्वसनीयता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि परीक्षण में प्रश्न का नमूना पर्याप्त रूप से बड़ा है तो परीक्षण की गुणवत्ता क्या है? पर्याप्तता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता या भिन्नता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका पर्याप्तता राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 155 नंबर है कि समय, लागत, प्रशासन और व्याख्या में आसानी दिखाने वाले परीक्षण की गुणवत्ता को क्या कहा जाता है? प्रयोज्य, विश्वसनीयता, निष्पक्षता या भिन्नता। क्या कहा जाता है? तो प्रयोज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 156 नंबर है किसी वस्तु का सुविधा सूचकांक निर्धारित करता है विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आसानी या कठिनाई या भेदभाव शक्ति। तो क्या निर्धारित करता है? आसानी या कठिनाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्च और निम्न प्राप्तकर्ताओं को किसके द्वारा क्रमबद्ध किया जाता है? विश्वसनीयता,
निष्पक्षता, आसानी या कठिनाई या भेदभाव शक्ति। तो किसके द्वारा? तो भेदभाव शक्ति के द्वारा क्रमबद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परीक्षण मद स्वीकार है जिसका संकाय सूचकांक कठिनाई स्तर किससे है? 30%, 70%, कितना है? 30 से 70% या इनमें से कोई नहीं। तो 30 से 70% है। ऑप्शन नंबर सी 30 से 70% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टेस्ट आइटम बहुत आसान है जब फैकल्टी इंडेक्स कठिनाई का स्तर इससे अधिक है। किससे? 30% से, 70% से, 30 से 70% से, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि 30% से कठिनाई स्तर अधिक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो टेस्ट आइटम क्या होता है? बहुत आसान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 160 है कि टेस्ट आइटम बहुत मुश्किल है जब सुविधा सूचकांक कठिनाई स्तर का मूल्य इससे कम है। किससे? 30%, 70%, 30 से 70%, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 30% से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी वस्तु की भेदभाव शक्ति तब स्वीकार्य होती है जब उसका मूल्य होता है कितना? 1.3 या 0.30 -1 या 1, यानी 0.30 से 1, तो या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी 0.30 से 1 जो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि टेस्ट आइटम 100% भेदभाव करता है जब भेदभाव के लिए इसका मूल्य होता है कितना? 0.30, 1, 0.30 से 1, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी दिया है 1, जब इसका मूल्य 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टेस्ट आइटम कम प्राप्तकर्ताओं और उच्च प्राप्तकर्ताओं में भेद नहीं कर सकता है जब इसका मूल्य इससे कम है। किससे? 0.30, 1, 0.30 से 1, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 0.30, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रबंधन विचार के मुख्य स्कूल हैं कौन? व्यापक, मानव संसाधन, निरंतर, सिस्टम, वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक, मानवीय संबंध, शास्त्रीय, मानवीय संबंध, सिस्टम, आकस्मिकता, शास्त्रीय, मानव संबंध, सिस्टम, आकस्मिकता। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा शास्त्रीय, मानवीय संबंध, सिस्टम, आकस्मिकता। राइट आंसर सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 165 है कि वैज्ञानिक प्रबंधन इस धारणा पर आधारित है कि काम पर लोगों के वैज्ञानिक अवलोकन से कार्य को करने का सबसे अच्छा तरीका पता चलेगा, या अवलोकन से पता चलेगा कि श्रमिकों को बहुकुशल होने की आवश्यकता है, या श्रमिकों को प्रदर्शन की परवाह किए बिना निर्धारित वेतन मिलेगा, या कार्यकर्ताओं को कार्यों के करने के अपने तरीके तय कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर कि काम पर लोगों के वैज्ञानिक अवलोकन से कार्य को करने का सबसे अच्छा तरीका पता चलेगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि शिक्षा में सजा का प्रमुख नुकसान यह है कि यह बच्चों में शर्मिंदगी का कारण बनता है, यह अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है, यह समस्या को स्थायी रूप से हल नहीं करता है, या यह टीम के काम को रोकता है। तो शिक्षा में सजा का प्रमुख नुकसान यह है कि यह क्या करता है? यह अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है। प्रश्न नंबर 167 है कि यदि आप ध्यान दें कि छात्रों को आपकी कक्षा में नींद आने लगती है तो आप क्या करेंगे? यदि आप ध्यान दें कि छात्रों को कक्षा में नींद आने लगती है तो आप क्या करेंगे? ध्यान देने की आज्ञा देंगे, या उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय होने का मौका देंगे, या उन्हें फटकारेंगे, कुछ समय के लिए पढ़ाना बंद कर देंगे। तो क्या करेंगे आप? तो ध्यान देने की आज्ञा देंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस दिए हैं आदिल सेहिया समिति द्वारा, ईश्वर भाई पटेल समिति द्वारा, राम मूर्ति समिति द्वारा, संपूर्णानंद समिति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राम मूर्ति समिति द्वारा दी गई थी। ये राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि मान लीजिए आपको एक हिंदी माध्यम का छात्र मिलता है जिसने अंग्रेजी सीखी है। उन्हें हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 5 वाक्य दिए गए हैं। एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में आप उसमें से किस पहलू का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे? तो आवेदन, ज्ञान, संश्लेषण या समझना। तो आप किस पहलू का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझने का प्रयास करेंगे। समझना ये इसका राइट आंसर, इसका हम प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इस छात्रों पर शैक्षणिक बोझ के मुद्दे की द्वारा जांच की गई थी। किसके द्वारा? किस समिति के द्वारा? आदिल शिया समिति के द्वारा, ईश्वर भाई पटेल समिति के द्वारा, माथुर समिति के द्वारा, या यशपाल समिति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यशपाल समिति के द्वारा जांच की गई थी छात्रों पर शैक्षणिक बोझ के मुद्दे की। अगला है कि शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान है
कौन? NCERT, NCTE, NIEPA, SIE, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि NIEPA। ये क्या शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान है। अगला दिया है कि लड़कों और लड़कियों के कक्षा व्यवहार में अंतर का प्रमुख कारण है कौन सा? विकासात्मक अंतर, शैक्षिक स्तर, नौकरी की आकांक्षाएं या सामाजिक अपेक्षाएं। तो व्यवहार में अंतर का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक अपेक्षाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक अपेक्षाएं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? पियागेट नैतिक विकास, मास्लो जरूरतों का पदानुक्रम, थार्नडाइक सिद्धांत एक्स और वाई, स्किनर या प्रोग्राम्ड लर्निंग। तो कौन सा युग्म जो गलत मिला हुआ है? तो थार्नडाइक सिद्धांत एक्स और वाई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत का सबसे बड़ा फायदा क्या है? या छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है, या प्रभावी सीखने की सुविधा प्रदान करता है, इसके परिणाम स्वरूप बेहतर समूह संबंध होते हैं, या शिक्षक को संतुष्ट करता है। तो इससे क्या होता है कि यह प्रभावी सीखने की सुविधा प्रदान करता है। शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत का सबसे बड़ा फायदा होता है कि यह सीखने या प्रभावी सीखने की सुविधा प्रदान करता है। बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए को नहीं अपनाया जा सकता। किसको? कक्षा के माहौल में सुधार को, शिक्षण विधियों में हेरफेर को, नवीनतम रुझानों और अग्रिमों को पढ़ाना, या तकनीकी सहायता का उपयोग। तो कौन सा हो जाएगा? नवीनतम रुझानों और अग्रिमों को पढ़ाना, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 176 है कि पाठ्य पुस्तकों में सत्रीय कार्यों का उद्देश्य क्या है? इकाई परीक्षणों के लिए मार्गदर्शन के रूप में कार्य करने के लिए, शिक्षार्थियों को अभ्यास प्रदान करने के लिए, अध्याय को संशोधित करने और समीक्षा करने में शिक्षार्थी की मदद करने के लिए, या शिक्षकों की सहायता करने के लिए। तो पाठ्य पुस्तकों में सत्रीय कार्यों का उद्देश्य क्या है? तो वो होता है शिक्षार्थियों को अभ्यास प्रदान करने के लिए। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 177 नंबर दिया है कि 1813 के चार्टर अधिनियम का उद्देश्य था क्या? शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण, अंग्रेजी शिक्षा को सामान्य बनाने के लिए, शिक्षा पर पैसा खर्च करने के लिए, दुनिया भर में शिक्षा फैलाने के लिए। तो क्या उद्देश्य था? तो शिक्षा पर पैसा खर्च करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 178 नंबर दिया है कि यदि आपका उद्देश्य है कौन सा? तो समूह कार्य एक अच्छा विचार नहीं है। तो आपका उद्देश्य क्या है? यदि आपका उद्देश्य क्या है? समन्वय और साझाकरण में सुधार करने के लिए, कार्य और जिम्मेदारी का विभाजन करने के लिए, किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करने के लिए, सीखने की कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करने के लिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि सर्वाधिक परीक्षण किया जाता है विद्यालय प्रबंधन की समीक्षा, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण, विद्यालय प्रबंधन के मूल्यांकन का, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 180 नंबर दिया है। 180 नंबर प्रश्न है कि प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है। वह विद्यालय की आंतरिक व्यवस्था का संबंध बाह्य प्रशासन से स्थापित करता है। वह प्रशासन में गुंबद का आधार रूपी पत्थर है। यह विचार दिया है किसने? डॉक्टर SN मुखर्जी ने, प्रोफेसर रायबर्न ने, PC रैन ने, या EP कुरअली ने। किसने दिया है? तो डॉक्टर SN मुखर्जी ने यह विचार दिया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि पर्यवेक्षण शिक्षक के विकास, बालक की अभिवृद्धि तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुधार से संबंधित है। पर्यवेक्षण की परिभाषा दी है किसने? जॉन A बर्टकी ने, विलियम T मैकलॉयर ने, HP एडम्स ने और बर्टन ने। तो किसने दी है? तो जॉन A बर्टकी ने दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जॉन A बर्टकी हो जाएगा। अगला है कि जो स्थान घड़ी में प्रधान कमानी का है, जो स्थान किसी मशीन में प्रचक्र का है, अथवा जलयान में जो स्थान यंत्रोपकरण का है, वही स्थान किसी भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक का है। यह कथन है किसका? बॉसिंग का, PC रैन का, हुमायूं कबीर का, या प्रोफेसर रायबर्न का। तो किसका है? तो PC रैन का ये कथन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन एवं अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। यह कथन है हेराल्ड का, मूर का, विल्स का, या आयर का। किसका कथन है? तो ये मूर का है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर मूर हो जाएगा। अगला है कि शिक्षक ही शिक्षा के पुनर्निर्माण की महत्वपूर्ण कुंजी है। ये शब्द हैं किसके? माध्यमिक शिक्षा आयोग के, डॉक्टर SN मुखर्जी के, हुमायूं कबीर के, या इनमें से कोठारी आयोग के। तो किसका है कि शिक्षक ही शिक्षा के पुनर्निर्माण की महत्वपूर्ण कुंजी है। तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया है कि व्यक्तियों की संख्या के आधार पर पर्यवेक्षण का प्रमुख प्रकार है पैनल पर्यवेक्षण, वैयक्तिक पर्यवेक्षण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तियों की संख्या के आधार पर पर्यवेक्षण का प्रमुख प्रकार क्या है, वो ए और बी दोनों है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक का प्रमुख व्यावसायिक गुण है। एक शिक्षक का प्रमुख व्यावसायिक गुण है कौन सा? विषय का पूर्ण ज्ञान हो, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हो, व्यावसायिक निष्ठा हो, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पर्यवेक्षण को प्रभावित करने वाला कारक है प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र या उपरोक्त सभी। तो पर्यवेक्षण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? उपरोक्त सभी हैं, यानी कि प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्र, ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला दिया है कि कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है क्या? टीएलएम बनाना, पेड़ पौधे लगाना, मैदान की स्वयं सफाई करना या योजना बनाना। ऑप्शन नंबर डी योजना बनाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि पर्यवेक्षण का मुख्य गुण होता है या प्रमुख गुण होता है क्या? व्यक्तिगत गुण, प्रशासकीय क्षमता, व्यावसायिक ज्ञान, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी पर्यवेक्षक के प्रमुख गुण होते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत गुण, प्रशासकीय क्षमता, व्यावसायिक ज्ञान इसमें शामिल होता है। अगला है कि मानवीय सब प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। तो मानवीय प्रबंधन के घटक कौन से हो जाएंगे? तो शिक्षक, बच्चे और समुदाय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि शैक्षिक शब्दकोश में पर्यवेक्षण के कितने प्रकार का उल्लेख किया गया है? 20 प्रकारों का, 23 प्रकारों का, 24 प्रकारों का या 27 प्रकारों का। तो कितने प्रकारों का? तो 23 प्रकारों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की या उपयुक्त सभी की। तो विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानाध्यापक की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि देश के अधिकांश भागों में विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? पैनल पर्यवेक्षण, वैयक्तिक पर्यवेक्षण, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण या रचनात्मक पर्यवेक्षण। तो कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? तो पैनल पर्यवेक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीना मंच योजना का प्रारंभ किया किसने? यूजीसी ने, एनसीटीई ने या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने या उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना परिषद ने। तो मीना मंच योजना का प्रारंभ किसने किया? तो उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना परिषद ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि ब्लॉक के समस्त विद्यालयों के पर्यवेक्षण का अधिकार है न्याय पंचायत केंद्र समन्वयक का, ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वयक का, जिला समन्वयक का, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का। तो ब्लॉक के समस्त विद्यालयों के पर्यवेक्षण का अधिकार किसका है? तो ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वयक के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख सिद्धांत है संसाधनों का विकास, कक्षा कक्ष निर्माण, लक्ष्य योजना या निर्माण, विद्यालय की साज सज्जा। तो प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? लक्ष्य निर्धारण एवं योजना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो है थर्ड पेपर की लास्ट यूनिट यानी एग्ज़ाम प्लानर की लास्ट यूनिट भी कंप्लीट हो गई है। तो आज से जो है आपका थर्ड पेपर कंप्लीट हो गया। तो आप जो है इसको बार बार रिवाइज करते रहिए। ये एग्ज़ाम प्लानर से आपकी यूनिट कवर की जा रही थी, तो आपका एग्ज़ाम प्लानर से थर्ड पेपर पूरा कंप्लीट है। आपने अगर पिछली यूनिट नहीं देखी हैं तो आप पिछले वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपका एक सीरियल से आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, आपका थर्ड पेपर में भी आपके स्कोर बहुत अच्छे हो सकें। इसके बाद जो है आपका थर्ड पेपर जो इजी नोट्स का बचा है वो भी हम आपका कंप्लीट करवा देंगे, जो भी यूनिट बची है इजी नोट्स से, तो आपका थर्ड पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैंने जो सेकंड पेपर है वो मैंने कंप्लीट करवा ही दिया है। तो आप जो है सेकंड पेपर जो है प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं सेकंड पेपर के, यानी इजी नोट्स और एग्ज़ाम प्लानर दोनों के क्या है इजी नोट्स और एग्ज़ाम प्लानर दोनों के सेकंड पेपर हमने कंप्लीट करवा दिया है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो सेकंड पेपर के कंप्लीट कर सकते हैं। और आज जो है आपका एग्ज़ाम प्लानर से जो है जो थर्ड पेपर है आपका वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है इजी नोट्स के जो है थर्ड पेपर हम आपको कंप्लीट करवा देंगे जो यूनिट बची हैं। तो इसलिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, इन वीडियो को बार बार रिवाइज करते रहिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
और दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर वो आपको प्रोवाइड कराया जाए तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताइए, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो पहली बार ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप से लाया गया है तो आपको आइडिया नहीं होगा। तो हम आपके लिए 100 प्रश्नों का जो है एक सीरीज चलाएंगे चारों पेपर की। तो आप जो है कमेंट करके बताइए कि आपके लिए वो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आपके लिए हम 100 प्रश्नों की जो है सीरीज एकदम मॉडल पेपर के टाइप की चलाएंगे, आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा देंगे। तो यही सूचना थी। तो आप अगर चाहते हैं ऐसा तो कमेंट करके अवश्य बताइए, हम आपके लिए ज़रूर करेंगे ऐसा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।